अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम थे और मनीष सिसोदिया मंत्री, लेकिन केजरीवाल की सरकार के विज्ञापन उत्तर प्रदेश से गोवा और पंजाब से लेकर असम तक के अखबारों में छपते थे। मतलब साफ है, केजरीवाल ये सारा खेल सरकारी पैसे से आम आदमी पार्टी का प्रचार करने के लिए किया करते थे। अब वही खेल मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के गले की फांस बन चुका है, क्योंकि दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना ने क्रिमिनल केस दर्ज करने का आदेश दे दिया। पूर्व डिप्टी सीएम पर आरोप है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के खिलाफ सरकारी खजाने से अन्य राज्यों में विज्ञापन जारी किया, जिसमें आम आदमी पार्टी के महिमा मंडन किया गया। इसे किसी राजनीतिक पार्टी के लाभ के लिए सार्वजनिक संसाधनों का इस्तेमाल माना गया है। एलजी ने ऐसे सभी मामलों में विज्ञापन एजेंसीज को जारी राशि आम आदमी पार्टी से वसूल करने का निर्देश चीफ सेक्रेटरी को दिया। यह रकम कोई छोटी रकम नहीं, बल्कि करीब 175 करोड़ का मामला है, जिसे आम आदमी पार्टी से वसूला जाना है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ आपराधिक केस इसलिए दर्ज किया जाएगा क्योंकि सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी से रकम वसूलने की जगह चुपके से डीआईपी को भुगतान करने का निर्देश दिया था। सिसोदिया को अब उसकी सजा भुगतनी होगी। असल में मई 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों को ऐसे विज्ञापनों में सार्वजनिक धन के उपयोग रोकने के लिए आदेश दिया था जो किसी सरकारी पदाधिकारी या राजनीतिक दल का प्रचार करते हों। इसके बाद अप्रैल 2016 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 3 सदस्यीय CCRGA समिति गठित की गई थी ताकि विज्ञापन की सामग्री पर नियंत्रण रखा जा सके और सरकार की राजस्व हानि रोकी जा सके। अधिकारियों के अनुसार कांग्रेस नेता अजय माकन की शिकायत पर CCRGA कमेटी ने जांच की और दिल्ली सरकार के कुछ विज्ञापनों को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का साफ उल्लंघन पाया। इसके बाद समिति ने दिल्ली सरकार के सूचना एवं प्रचार निदेशालय को ऐसे विज्ञापनों पर खर्च की गई राशि का आकलन कर आम आदमी पार्टी से वसूली के निर्देश दिए। डीआईपी के अनुसार 97 करोड़ 14 लाख रुपए की राशि ऐसे विज्ञापनों पर खर्च की गई जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सीधे तौर पर उल्लंघन था। जुर्माने के ब्याज के साथ जनवरी 2023 में आम आदमी पार्टी को कुल 163 करोड़ 62 लाख रुपए की वसूली का नोटिस जारी किया गया था। इस 97 करोड़ 14 लाख की राशि में से डीआईपी ने विज्ञापन एजेंसीज के जरिए प्रकाशनों को 42 करोड़ 26 लाख रुपए पहले ही जारी किए थे, जबकि शेष 54 करोड़ 87 लाख रुपए की राशि का भुगतान लंबित था। लेकिन आम आदमी पार्टी से वसूली करने के बजाय डीआईपी ने समय समय पर लगभग 47 करोड़ रुपए का और भुगतान कर दिया। सक्सेना ने प्रमुख सचिव को दिए निर्देश में कहा कि दिल्ली सरकार ने भारी मात्रा में सरकारी खजाने में ऐसे विज्ञापन जारी किए जिनका मकसद आम आदमी पार्टी का महिमा मंडन करना था और सिसोदिया ने इन भुगतानों के लिए अवैध निर्देश जारी किए। एलजी ने सभी विभागों को एक परामर्श जारी करने के निर्देश भी दिए ताकि वे सभी निर्धारित वित्तीय नियमों और प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बड़े भुगतानों को प्रोसेस या जारी करने से पहले पूरी सावधानी बरतना जरूरी है ताकि कोई गड़बड़ी या सरकारी खजाने को नुकसान न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी ईसाई माता और पारसी पिता की संतान हैं। इस हिसाब से राहुल गांधी का धर्म पारसी होता है, लेकिन सियासी लाभ के लिए राहुल गांधी अपना धर्म छिपाकर खुद को हिंदू बताते हैं। खास तौर से चुनाव के वक्त वो तो मंदिर जाकर पूजा अर्चना भी करते हैं और रणदीप सुरजेवाला जैसे कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को जनेऊधारी सारस्वत ब्राह्मण तक बता देते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी नकली हिंदू बनने का ढोंग भी नहीं कर पाएंगे और न ही चुनावों के वक्त मंदिरों में घुस पाएंगे, क्योंकि अब न तो उन्हें किसी मंदिर में एंट्री मिलेगी और न ही कोई पुरोहित उनकी पूजा करवाएगा, क्योंकि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने का ऐलान किया। शंकराचार्य ने कहा कि आज से राहुल गांधी को हिंदू धर्म का न माना जाए। दरअसल राहुल गांधी ने संसद में मनुस्मृति को लेकर बयान दिया था। इस पर शंकराचार्य ने राहुल गांधी से स्पष्टीकरण मांगा था। इस संबंध में उन्हें पत्र भी भेजा गया था, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी राहुल गांधी की ओर से कोई जवाब नहीं आया। अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने उन्हें हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने की सार्वजनिक घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने संसद में हिंदू धर्म का अपमान किया है। असल में राहुल गांधी ने कहा कि आपकी मनुस्मृति को मैं नहीं मानता, मैं संविधान को मानता हूं, जबकि वास्तविकता यह है कि हर हिंदू और सनातन धर्मी मनुस्मृति से संबंधित है। शंकराचार्य ने बताया कि उन्हें रिमाइंडर भी भेजा गया था। अब 3 महीने बीत गए हैं। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्हें हिंदू धर्म से क्या बहिष्कृत करेंगे, वो तो हिंदू हैं ही नहीं।
3 महीने की अवधि में उन्होंने अपनी ओर से इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने के लिए कुछ भी नहीं किया। तब हम लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला कि राहुल गांधी मनुस्मृति में अश्रद्धा रखते हैं। वह मनुस्मृति के बारे में संसद में खड़े होकर गलत बयानी कर रहे हैं, जबकि मनुस्मृति में बलात्कारी को संरक्षित करने की बात नहीं लिखी है। ये बात आप मनुस्मृति को बदनाम करने के लिए कह रहे हो। हर हिंदू, चाहे वह सहमत हो या न हो, वो मनुस्मृति को अपना धर्म ग्रंथ तो मानता ही है। आप मनुस्मृति को अपना ग्रंथ नहीं कह रहे हो, इसका मतलब आप हिंदू नहीं हो। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि तय हो गया कि राहुल गांधी हिंदू धर्म के विरुद्ध काम कर रहे हैं। जनता के सामने यह स्पष्ट किया जाता है कि वे हिंदू नहीं है, इसलिए आज से वे हिंदू नहीं माने जाएं। हिंदू पुरोहित पंडित हिंदू विधि से उनकी पूजा न करवाएं, हिंदू मंदिरों में उनका प्रवेश प्रतिबंध किया जाए, सभी हिंदू सनातनी धार्मिक कार्यों को उनको वंचित रखें। शंकराचार्य ने कहा कि 3 महीने का समय बीतने पर भी राहुल गांधी ने अपने वक्तव्य के बारे में ना तो क्षमा मांगी और ना ही कोई स्पष्टीकरण ही दिया। इसलिए राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने की सार्वजनिक घोषणा करते हैं और उन्हें हिंदू न मानने के लिए भी घोषणा करते हैं। कोई भी उनकी पूजा न कराए। शंकराचार्य ने कहा, सभी धर्मों में यहाँ तक कि कानून में भी जो अपराधी होता है उसको किसी क्षेत्र विशेष से बाहर करने का नियम है। अपने उसी अधिकार का प्रयोग करते हुए धर्म रक्षा की दृष्टि से राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत किया जाता है। मुर्शिदाबाद हिंसा में हफ्तों बाद ममता बनर्जी हिंसाग्रस्त इलाके में घूमने गईं। कांग्रेस ने ममता बनर्जी के इस टूरिज्म पर तीखे हमले किए, लेकिन इस तरह के हमलों से ममता बनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बंगाल के राज्यपाल सीके आनंद बोस ने जो रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी है, उससे ममता बनर्जी को काफी फर्क पड़ने वाला है। बार बार और लगातार हिंसक घटनाओं को लेकर आंख मूंदने वाली ममता बनर्जी के लिए राज्यपाल की रिपोर्ट नींद उड़ाने वाली है। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुर्शिदाबाद जिले में हाल ही में हुए दंगों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि कट्टरपंथ और उग्रवाद की दोहरी समस्या राज्य के लिए गंभीर चुनौती बन गई है। बोस ने अपनी रिपोर्ट में कई उपाय सुझाए हैं, जिनमें एक जांच आयोग का गठन और बांग्लादेश की सीमा से लगे जिलों में केंद्रीय बलों की चौकियां स्थापित करना शामिल है। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत प्रावधान भी विकल्प बने रहेंगे। मतलब साफ है कि राज्यपाल ने एक तरह से बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी है और ये केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वह राज्यपाल द्वारा सुझाव किए गए किन सुझावों पर अमल करती है। रिपोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत प्रावधानों के उल्लेख के बारे में पूछे जाने पर एक अधिकारी ने बताया कि राज्यपाल ने अनुच्छेद 356 के कार्यान्वयन का प्रस्ताव नहीं दिया। उनका मतलब ये था कि राज्य में यदि स्थिति और बिगड़ती है तो संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधानों पर केंद्र विचार कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 356 के लागू होने का मतलब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होना है। राज्यपाल ने मुर्शिदाबाद हिंसा का प्रभाव राज्य के अन्य जिलों पर पड़ने की आशंका व्यक्त की और सिफारिश की कि केंद्र सरकार को लोगों में कानून के शासन के प्रति विश्वास पैदा करने के अलावा मौजूदा स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए संवैधानिक विकल्पों पर विचार करना चाहिए। बोस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कट्टरपंथ और उग्रवाद की दोहरी समस्या पश्चिम बंगाल के लिए गंभीर चुनौती बन गई है, विशेषकर बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले 2 जिलों मुर्शिदाबाद और मालदा में। इन दोनों जिलों में प्रतिकूल जनसांख्यिकी संरचना है और हिंदू अल्पसंख्यक हैं। राज्यपाल ने हिंसा के बाद के हालात में उठाए जाने वाले कई उपाय सुझाए। इस हिंसा के एक व्यक्ति और उसके बेटे सहित कम से कम 3 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। ये दंगा वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन के बीच हुआ था। भारतीय वायुसेना एक तरफ गंगा एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान लैंड करवा रही है तो दूसरी तरफ पंजाब है, जहां वायुसेना की हवाई पट्टी को ही हेरा फेरी कर बेच डाला गया। ये हवाई पट्टी कोई मामूली हवाई पट्टी नहीं, बल्कि इसका इस्तेमाल 1962, 1965 और 71 की जंग के दौरान किया जा चुका है। असल में मामला पंजाब के फिरोजपुर के फत्तूवाला गांव स्थित हवाई पट्टी का है, जिसे कांग्रेसी शासनकाल में धोखाधड़ी कर बेच दिया गया और उसे वापस पाने के लिए वायुसेना सालों से पसीना बहा रही है। इस मामले पर अब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। हाई कोर्ट ने पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के मुख्य निदेशक को निर्देश दिया कि वे स्वयं इसकी जांच करें और आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक कार्रवाई करें। ये निर्देश हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त कानूनगो निशांत सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान किया गया। याचिका में मामले की सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराए जाने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया कि फत्तूवाला गांव की जमीन का अधिग्रहण साल 1937-38 में किया गया था और अब तक भारतीय सेना के नियंत्रण में थी। इस जमीन को 1997 में राजस्व रिकॉर्ड में हेरा फेरी कर बेच दिया गया। हाई कोर्ट को बताया गया कि इस जमीन के असली मालिक मदन मोहन लाल की मृत्यु 1991 में हो गई थी।
लेकिन वर्षों बाद निजी व्यक्तियों के नाम 2009-10 के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए गए। इस दौरान भारतीय सेना ने कभी भी इस जमीन का कब्जा किसी अन्य को नहीं सौंपा। मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को निर्धारित की गई। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की एकल पीठ ने फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर की निष्क्रियता पर तीखी टिप्पणी की और कहा कि राष्ट्र की रक्षा से जुड़ी भूमि के मामले में फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर द्वारा दिखाई गई चौंकाने वाली ढिलाई अक्षम्य है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की संप्रभुता की रक्षा में तैनात सेना को राज्यपाल तक को गुहार लगानी पड़ी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में तो सरकार को खुद आगे आकर फर्जीवाड़ा करने वालों पर कार्यवाही करनी चाहिए, जो अभी तक नहीं की गई। कोर्ट 21 दिसंबर 2023 को आदेश दे चुका था कि 6 सप्ताह में जांच पूरी की जाए, लेकिन भगवंत मान की सरकार ने इस पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। फिरोजपुर के रिटायर्ड कानूनगो निशांत सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें बताया गया कि पाकिस्तान की सीमा के साथ लगते फिरोजपुर में वायुसेना की जमीन है, जिसका कब्जा अब आर्मी के पास है। इस जमीन पर हवाई पट्टी भी बनी है। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से ये महत्वपूर्ण हवाई पट्टी है। एयर स्ट्रिप वाली इस 15 एकड़ का जमीन का मालिकाना हक 2001 में कुछ लोगों ने अधिकारियों के साथ मिलकर अपने नाम करवा दिया। निशांत सिंह ने याचिका में मामले की जांच सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराए जाने की मांग की। इस गंभीर मामले में फिरोजपुर कैंट के प्रशासनिक कमांडेंट ने संबंधित आयुक्त को पत्र लिखकर जांच की मांग की थी। मामले में वायुसेना के अधिकारी फिरोजपुर में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिले, लेकिन वहां सुनवाई नहीं की गई। इस पर वायुसेना ने 24 फरवरी 2024 को पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को पत्र लिखकर पूरा मामला बताया। राज्यपाल को बताया गया कि 1997 में 5 जाली सेल डीड में गैर कानूनी ढंग से फर्जीवाड़ा किया गया। जालसाजी करते हुए हवाई पट्टी वाली जमीन का नामांतरण आरोपियों ने अपने नाम पर करवा लिया। नाजुक वक्त में देश विरोधी बयान और फिर अखिलेश यादव के इशारे पर खेल रहे राकेश टिकैत ने खुद के साथ हुई धक्का मुक्की के बाद महापंचायत इसलिए बुलाई थी ताकि पूरी घटना को सियासी रंग दे सकें और उसे किसान और जाट विरोधी साबित कर सकें। इसलिए टिकैत ब्रदर्स की महापंचायत में इकरा हसन सहित समाजवादी पार्टी के नेता गाड़ियों में भर भर कर आए, लेकिन राकेश टिकैत की यह सियासत कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि अब दूसरे किसान संगठन ही टिकैत के विरोध में खड़े हो गए। भारतीय किसान यूनियन अटल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित चौधरी ने राकेश टिकैत पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही सरकार से मांग की है कि गलत बयानबाजी करने वाले राकेश टिकैत पर कार्रवाई करें। भारतीय किसान यूनियन अटल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित चौधरी ने पत्रकार वार्ता कर कहा, किसान नेता राकेश टिकैत के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें हमारे कार्यकर्ता शामिल हैं। ये किसी और ने नहीं किया और ना ही इसमें कोई अन्य बिरादरी शामिल है। जिन्होंने राकेश टिकैत की पगड़ी पर हाथ डाला वह भी जाट हैं। राकेश टिकैत जाटों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अमित चौधरी ने राकेश टिकैत पर कहा कि ये वही राकेश टिकैत हैं जिन्होंने 2021 में लाल किले पर खालिस्तान का झंडा लगाया था और देश का सिर शर्म से झुका दिया था। किसान आंदोलन से राकेश टिकैत ने पगड़ी लगाना शुरू किया। उससे पहले कभी पगड़ी नहीं पहनते थे। ये पगड़ी खालिस्तानियों की पहचान है। ये उनके प्रवक्ता बनकर उनकी बात करते हैं। जिस तरह से उन्होंने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने का विरोध किया था और अब पहलगाम हमले पर सवाल उठा रहे हैं। आतंकी हमले में जो लोग शहीद हुए उनमें से अगर कोई परिजन इनका होता तब भी क्या ये इसी तरह सवाल पूछते? ये देश विरोधी बयानबाजी करते हैं। उन्होंने कहा कि अब राकेश टिकैत कह रहे हैं कि मेरी पगड़ी पर हाथ डाला, तो मैं बताना चाहता हूं कि पगड़ी पर हाथ डालने वाले कोई और नहीं, वह सब जाट थे, अन्य किसी बिरादरी के लोग नहीं थे। राकेश टिकैत जाट बिरादरी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अमित चौधरी ने कहा कि सरकार राकेश टिकैत पर कार्यवाही नहीं करती है क्योंकि राकेश टिकैत में किसान बेताब का चोला उड़ा हुआ है, इसलिए कार्यवाही से बच रहे हैं। राकेश टिकैत खालिस्तानी संगठनों से मिले हुए हैं और मैं चाहता हूं कि सरकार इनकी संपत्ति की जांच करके इनके ऊपर कार्यवाही करे। इसके पहले मुजफ्फरनगर में आयोजित हुई जन आक्रोश रैली में भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत के साथ धक्का मुक्की की गई, तो विरोध में मुजफ्फरनगर में महापंचायत का ऐलान किया गया। इसमें टिकैत के साथ घटी घटना का विरोध भी किया गया। महापंचायत में सपा सांसद इकरा हसन भी पहुंची। इकरा हसन ने भी राकेश टिकैत के साथ हुई अभद्रता का विरोध किया। पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए इकरा हसन ने कहा कि आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई उसकी कड़ी शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बाबा राकेश का जिन लोगों ने पगड़ी उछालकर अपमान किया वह किसी भी आतंकी से कम नहीं और इसका पूरी तरह से विरोध करती हैं। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में टाउन हॉल मैदान में जन आक्रोश रैली में शामिल होने पहुंचे राकेश टिकैत का जमकर विरोध हुआ था। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं और कुछ व्यापारियों ने उन्हें मंच से उतारते हुए कार्यक्रम में पहुंचने का विरोध किया था। इस दौरान धक्का मुक्की में राकेश टिकैत की पगड़ी भी गिर गई थी।